नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास मैला आंचल की विस्तृत समीक्षा देखेंगे। उपन्यास से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्यों पर अगली वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम उपन्यास की विषय वस्तु को समीक्षा के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। मैला आंचल में पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव को कथा का केंद्र बनाया गया है। यह गांव तेराहट स्टेशन से 7 कोस पूर्व स्थित है। गांव के पूर्व कमला नदी की धारा बहती है। बरसात के अतिरिक्त अन्य दिनों में यह धारा सूख जाती है और रेत के गड्ढों में जगह जगह जलकुंड बन जाते हैं। गांव के सांस्कृतिक जीवन के साथ नदी का अटूट संबंध है। मेरीगंज नाम नील की खेती करने वाले मार्टिन साहब की मैम मेरी के नाम पर पड़ा है। मार्टिन साहब ने मैरीगंज में कोठी बनवाने के साथ अपने प्रभाव से रौतहट स्टेशन से मैरीगंज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क बनवा दी थी और गांव में पोस्ट ऑफिस भी खुलवा दिया था। उनकी मैम कलकत्ते में रहती थीं। मैरीगंज आने के 1 हफ्ते बाद ही उसे मलेरिया हुआ। मार्टिन साहब सिविल सर्जन को लाने के लिए पूर्णिया भागे। सिविल सर्जन के साथ उनके लौटने से पहले ही मेरी ज्वर में तड़पकर मर गई। मार्टिन साहब ने मैरीगंज में एक छोटी सी डिस्पेंसरी खुलवाने की कोशिश की। उनके अथक प्रयत्न के बाद भी डिस्पेंसरी नहीं खुली। इसी समय जर्मन वैज्ञानिकों ने नील बनाने की वैज्ञानिक विधि का आविष्कार कर लिया। मार्टिन का कोई सपना पूरा नहीं हुआ, वह पागल होकर मर गया। मैरीगंज एक बड़ा गांव है। यह तंत्रिमा क्षत्रिय, यदुवंशी क्षत्रिय, गहलोत क्षत्रिय, कुर्म क्षत्रिय, धनुकधारी क्षत्रिय, कुशवाहा क्षत्रिय, अमात्य ब्राह्मण तथा रैदास आदि टोलियों में बटा है। संथाल टोली को गांव से अलग समझा जाता है। गांव में मुख्यतः 3 दल हैं: राजपूत, कायस्थ और यादव। राजपूतों के मुखिया राम कृपाल सिंह, कायस्थों के विश्वनाथ प्रसाद और यादवों के राम खिलावन यादव हैं। ब्राह्मण तीसरी शक्ति का काम करते हैं। राजपूत और कायस्थ संपन्न हैं। दोनों मिलकर पूरे गांव का शोषण करते हैं। गांव हर स्तर पर पिछड़ा हुआ है। 1946 ईस्वी तक की स्थिति यह है कि पूरे गांव में कुल 10 व्यक्ति थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते हैं। युवकों में पढ़ने वालों की कुल संख्या 15 है। पूरा गांव घोर गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास और बीमारी का शिकार है। पिछड़ापन इस सीमा तक है कि गांव में मलेरिया सेंटर बनाने के लिए आई हुई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की टीम को मिलिट्री समझकर गांव के लोग भगाने लगते हैं और यादव टोला के लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता बालदेव को बांधकर ओवरसियर साहब के सामने इसलिए ले जाते हैं कि फरारी सुराजी को पकड़वाने पर सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलेगा। ऐसे घोर पिछड़े गांव में डॉक्टर प्रशांत मलेरिया सेंटर के डॉक्टर होकर आते हैं। डॉक्टर प्रशांत अत्यंत प्रतिभा संपन्न और संवेदनशील डॉक्टर हैं। राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। गांव में रहते हुए उन्हें ग्रामीणों से लगाव हो जाता है। वे आए थे मलेरिया और काला अजार के संबंध में रिसर्च करने, किंतु धीरे धीरे गांव की मिट्टी उन्हें मोह लेती है। गांव के नदी, तालाब, पेड़ पौधे, जीवन, जानवर, कीड़े मकोड़े सभी में उन्हें जादू सा आकर्षण दिखाई पड़ता है। गांव की गरीबी और बेबसी देखकर उनकी आत्मा तड़प उठती है। वे सब कुछ भूलकर गांव वालों को सबसे पहले इंसान बनाने का संकल्प लेते हैं। वे अपने इस निर्णय की सूचना अपनी डॉक्टर मित्र ममता को दे देते हैं। गांव में डॉक्टर के मन को एक और प्राणी बांध लेता है। वह है तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बिटिया कमला। कमला रह रहकर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं और धीरे धीरे नारित्व के सहज पवित्र आकर्षण में बंधकर उसके प्रेमी बन जाते हैं। यह उनके जीवन का नितांत निजी कोना है। इससे उनके समर्पित जीवन की कार्य पद्धति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शक्ति और प्रेरणा अवश्य मिलती है। देश के स्वतंत्र होने से कुछ पहले तक इस गांव में किसी राजनीतिक पार्टी का व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा था।
कांग्रेस के बड़े नेताओं के मिथकीय व्यक्तित्व की हल्की छाया इनके मन मस्तिष्क पर अवश्य पड़ी थी। राजपूत टोला पर हिंदू राज्य स्थापित करने का सपना देखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक जी का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ने लगा था। यादव टोली के कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का अधकचरा संदेश गरीबों तक पहुंचाने लगे थे। उनकी ये बातें ज़मीन जोतने वालों की पूंजीवाद का नाश हो जनता को प्रभावित करने लगी थी। डॉक्टर प्रशांत राजनीति में नहीं थे, लेकिन गरीबों के प्रति उनका दिली लगाव था। उन्होंने संथालों को समझाया था कि वे ज़मीन के असल मालिक हैं। कानून है कि जिसने 3 साल तक ज़मीन जोता बोया है, ज़मीन उसी की होगी। गांव में सबसे अधिक दलित और शोषित संथाल ही थे। गांव से कटे होने के कारण उनमें परायापन कुछ अधिक ही था। यह जानकर कि ज़मीन जोतने बोने वालों की हो गई है, वे तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के 40 बीघा वाले बीहन के खेत में हल्ला बोलकर बीहन लूट लेते हैं। तहसीलदार साहब के गुंडे और गांव के लोग उन पर आक्रमण कर देते हैं। संथालों में 4 और गुंडों में 10 मारे जाते हैं। मुकदमा चलता है। बालदेव और कालीचरण तहसीलदार के गवाह बन जाते हैं। सीधे साधे संथाल स्वीकार कर लेते हैं कि बीहन का खेत तहसीलदार का था। उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा होती है। इसी समय देश स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता बंटवारे के मूल्य पर मिलती है। हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों में हमेशा के लिए दरार पड़ जाती है। पूरा देश सांप्रदायिक दंगे की आग में जलने लगता है। मैरीगंज में मुकदमे की जीत और आज़ादी का उत्सव एक साथ मनाया जाता है। उत्सव के बीच यह आज़ादी झूठी है की आवाज़ भी एक कोने से सुनाई पड़ती है। गांव के लोग मारो साले को कहते आवाज़ की ओर टूट पड़ते हैं। सचमुच आज़ादी झूठी साबित हुई है। बावनदास गांधी जी का प्रतिरूप। बावनदास निराश है। वह देखता है कि सभी पुराने ज़मींदार कांग्रेसी हो गए हैं। सभी नेता राजधानी में रहना चाहते हैं। सभी के मन में सत्ता का लोभ प्रबल होता जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लैक मार्केटिंग में सहयोग कर रहे हैं। पूरा देश अविश्वास, घृणा, स्वार्थ और हिंसा की लपेट में है। जातिवाद की भावना प्रबल होती जा रही है। उसे लगता है कि सभी पार्टियां एक जैसी हो गई हैं। देश के विभाजन ने हिंदू मुसलमानों के बीच ऐसी दरार पैदा कर दी है जिसका भरना मुश्किल है। आज़ाद भारत में आगे पीछे कई घटनाएं घटित होती हैं। फारबिसगंज के नए नेता जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी छोटन बाबू के इस रिपोर्ट पर कि डॉक्टर कम्युनिस्ट पार्टी का है, डॉक्टर प्रशांत को नज़रबंद कर लिया जाता है। गांव के कबीर मठ के पूर्व महंत सेवादास जी की दासी लक्ष्मी नए महंत रामदास के व्यवहार से ऊबकर मठ अलग होकर बालदेव जी के साथ रहने लगती है। लक्ष्मी दासी का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि असहाय औरत को देवता के संरक्षण में भी सुख चैन नहीं मिलता। कॉमरेड वासुदेव, सुंदरलाल और सोशलिस्ट कालीचरण सभी को डकैती के केस में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को यह ज्ञात होता है कि उनकी बेटी कमली को डॉक्टर प्रशांत का गर्भ है। बावनदास हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर नागर नदी के किनारे चोर बाजारी का माल ले जाती हुई गाड़ियों को रोकता है और कुचलकर मार दिया जाता है। डॉक्टर ममता के प्रयत्न से डॉक्टर प्रशांत रिहा होते हैं। इस बीच कमली डॉक्टर प्रशांत के पुत्र नीलोत्पल को जन्म दे चुकी है। वे कमली को अपनी पत्नी स्वीकार कर लेते हैं और तहसीलदार उन्हें अपना जमाता मान लेते हैं। दौहित्र की प्राप्ति से प्रसन्न तहसीलदार साहब का मन बदल जाता है और वे 5 बीघा प्रति परिवार के हिसाब से गांव वालों को ज़मीन लौटा देते हैं। ममता अनुभव करती है कि महात्मा गांधी की प्रेम और अहिंसा की साधना कभी असफल नहीं हो सकती। प्रशांत का पुत्र नीलोत्पल नई मानवता का प्रतीक बनकर आया है। डॉक्टर प्रशांत मैरीगंज के प्राणियों के मुरझाए होठों पर मुस्कुराहट लौटाने का संकल्प लेते हैं। ममता उनके जैसे कर्मयोगी के चरणों का स्पर्श करके अपने आप को धन्य मानती है। गांधी का प्रतिरूप बावनदास चैथरिया पीर के रूप में
फिर जी उठता है। घोर कुहासे के बीच प्रकाश की एक किरण चमक उठती है और उपन्यास समाप्त हो जाता है। आज की वीडियो में हमने उपन्यास मैला आंचल की विस्तृत समीक्षा देखी। अगली वीडियो में हम उपन्यास के मुख्य पात्र, आलोचकों एवं पात्रों के प्रमुख कथन तथा इस उपन्यास से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। आज के लिए आप सभी को अलविदा।